आज से ठीक 18 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए दहशतगर्दाना हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले मुल्क में दहशतगर्दों ने ऐसी तबाही मचाई जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं भुला सकता। उस दिन 19 दहशतगर्दों ने 4 तैयारे हाईजैक किए थे और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से टकरा दिए थे, जिससे तैयारों में सवार सभी लोग और बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग मारे गए थे। दोनों टावर 2 घंटे में पूरी तरह ढह गए थे। तीसरे तैयारे को वॉशिंगटन के बाहर अर्लिंगटन और वर्जीनिया में पेंटागन पे टकरा दिया गया था, जबकि चौथा तैयारा शैंकविले में क्रैश हुआ था। मरने वाले 3000 लोगों में से 70 अलग अलग मुल्कों के शहरी थे। उसमें हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत से लोग थे। दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा ने इन हमलों को अंजाम दिया था। 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब के थे, बाकी यूएई, इजिप्ट और लेबनान के थे। आखिरकार पाकिस्तान के एबटाबाद में एक खुफिया कार्रवाई में अमेरिका ने 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार डाला था, जो अलकायदा का चीफ है। लेकिन इस वारदात के बाद अमेरिका ने अपनी सरहदों को इतना मजबूत कर दिया कि दहशतगर्द उस पर नजर उठाने की जुर्रत भी नहीं करते हैं। आज 18 साल हो चुके हैं, लेकिन इस हमले में मारे गए कई लोगों की आज भी पहचान नहीं हो पाई है। आज भी बाकायदा वहां पर एक लैब है जिसमें कि रोज साइंटिस्ट वहां पर उनका डीएनए मैच करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी पहचान उजागर हो सके, पहचान पता चल सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई और अब वो लोग भी इसमें साइंटिस्ट बन चुके हैं या इसमें काम कर रहे हैं, इस लैब में, जो उस वक्त प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा करते थे। 18 साल बीत चुके हैं, तो एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है। लेकिन यह दहशतगर्दाना हमला अमेरिका और दुनिया की तारीख में एक बदनुमा दाग हमेशा हमेशा के लिए बन गया और दुनिया को इस आलमी दहशतगर्दी के बारे में नए तरीके से सोचना पड़ा। मैं आज इसी पर बात करूंगा। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि 9/11 के बाद कितनी बदली है दुनिया? ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल, आलमी दहशतगर्दी को क्या इस हमले के बाद पहचाना गया? जो एक आलमी दहशतगर्दी का एक खाका था, अमेरिका में हमले के बाद वो उजागर हुआ। बाकी दुनिया के कई मुल्क पहले से उससे मुतासिर हो रहे थे, हिंदुस्तान भी उसमें से एक था। तीसरा, हिंदुस्तान इस तरह के हमलों से मुतासिर रहा है, 9/11 के पहले भी रहा था। आज के दौर में हम कितने महफूज हैं, इस पर भी बात करने की जरूरत है। चौथा सवाल, इस हमले के बाद इराक और अफगानिस्तान कितने हुए मुतासिर? क्या अमेरिका वहां से कभी पूरी तरह लौट पाएगा? हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका ने कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान और फिर इराक पर चढ़ाई कर दी थी और आज भी अमेरिका वहां किसी न किसी रूप में है। लेकिन इतना लंबा वक्फा बीत गया है, क्या कभी अमेरिका वहां से बाहर आ पाएगा, निकल पाएगा पूरी तरह से? इस पर भी बात करने की जरूरत है। और पांचवा सवाल, नाम नेहाद जिहाद से निपटने के लिए किस तरह की हिकमत अमली पर काम करना होगा? क्योंकि इन हमलों के पीछे भी उसी नाम नेहाद जिहाद का हाथ था, वो माइंडसेट था, वो ब्रेन वॉश था, जिसने इन जिहादियों को इस तरह के हमले करने के लिए प्रेरित किया, कहीं ना कहीं आगे किया। इस पर भी बात होनी चाहिए खोल करके। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूंगा। इस वक्त मैंने अपने साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब को जोड़ा है। डिफेंस एक्सपर्ट हैं संजय कुलकर्णी साहब, और इस तरह के बातें जब होती हैं, इस तरह की डिबेट जब होती है, तो मैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखता हूं। सर, खैर मकदम है, आपका स्वागत है आपका जी सलाम पर। एसके पांडे साहब सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त मेरे साथ हैं। आप भी अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपनी गिराकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं। सीनियर सहाफी रमेश ठाकुर साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आपके पैर में चोट लगी है, लेकिन आप मेरे बुलाने पर फौरन चले आए, क्योंकि आपसे बहुत कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिलता है। रमेश जी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ थोड़ी देर बाद शिवम त्यागी भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, 18 साल दुनिया बहुत हद तक बदल गई है। आलमी दहशतगर्दी को हमने या दुनिया ने इस हमले के बाद महसूस किया, ऐसा लगता है। लेकिन हिंदुस्तान और दुनिया के कई और ममालिक उससे पहले भी दहशतगर्दी से मुतासिर थे और बुरी तरह मुतासिर थे, लेकिन उस वक्त हमारी आवाज
नक्कार खाने में तूती के समान हुआ करती थी। जब अमेरिका को इस हमले का सामना करना पड़ा तब दुनिया को एहसास हुआ, दुनिया की ताकतों को एहसास हुआ कि दहशतगर्दी होती क्या है। इमरान, इस पे कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद, बार बार इस बारे में हिंदुस्तान कह रहा था कि आतंकवाद की जो जड़ है वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से उभरती है और उसका चंद्र बिंदु पाकिस्तान है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में ये जितने भी कार्रवाइयां हो रही थी, इसको अगर आप देखें कि जब रशिया ने 79 में, उस वक्त सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आए, तो ये जो तालिबान जो है इसको बनाया गया अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को मदद दे करके कि किसी तरीके से सोवियत यूनियन के जितने भी सैनिक हैं उनको अफगानिस्तान से धकेल दिया जाए। उसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया में ओसामा बिन लादेन और ये जो मैं कहूँगा कि अल-कायदा के जो सोच है, उन्होंने देखा कि इजराइल जो है हर हमेशा अमेरिका के द्वारा उसको सपोर्ट मिलता है। सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से अमेरिकन सपोर्ट है, शायद उनके दिमाग में इस तरह की बात पहुंची कि उनका जो अस्तित्व है उसको खतरा पहुंच रहा है और उस अस्तित्व को खतरा पहुंचने के लिए उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है। और जब इस तरह की जो सोच जब पैदा होती है, वो जो सोच है एक तरीके से मैं कहूँगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहिएगा कि इस्लामियत की सोच और दुनिया की सोच जो क्रिश्चियन सोच है वो, और फिर उसमें बार बार हम लोग जो कश्मीर के कारण जो बीच बीच में आ रहे थे वो वाली सोच, ये जो सोच है इस सोच के बरखिलाफ एक लड़ाई लड़नी थी। तो ये ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा की जो सोच है, इन्होंने अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश की और वो टक्कर जो है वो 9/11 में अमेरिका को, मुझे नहीं लगता कि पर्ल हार्बर के बाद इस तरीके से जिस तरीके से हिलाया गया अमेरिका को, पहली बार अमेरिका को इस बात का आतंक क्या होता है अमेरिका के सॉइल के ऊपर उसका जो स्वरूप देखने को मिला, जिसमें जैसे आपने ठीक कहा 3000 लोग मारे गए और हिंदुस्तानी भी तकरीबन आई थिंक 47 के आसपास, 41 के आसपास में द फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी विच वाज हिट वो इंडियंस। 2996 लोगों जो मारे गए, उनमें से हिंदुस्तानी जो हैं वो 41 नंबर हमारे लोग वहाँ पे शहीद हुए। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स अमेरिकन ही थे, 2605 जो कि 9/11 में हुए। लेकिन ये जो कार्रवाई है इससे पूरी दुनिया को लगा कि वाकई ये जो आतंकवाद है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले अमेरिका को भी समझ में नहीं आता था। हम बोलते थे या दुनिया के और भी मुल्क जो इससे मुतासिर हुआ करते थे वो कहते थे, बार बार अपनी बात रखने की कोशिश करते थे, लेकिन दुनिया में अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए जो अमेरिका अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, उसे ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से मुतासिर होते हैं, किस तरह से झेल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने झेला तब उनको समझ में आया कि ये होता क्या है दरअसल। और जब अपने 3000 लोगों की जान उन्होंने गंवाई, उसके बाद उनको समझ में आया कि उनको किसी ने चैलेंज किया है। वरना हिंदुस्तान जैसे मुल्क तो पल पल इसको भुगत रहे थे। हम तो 90 की दहाई से कश्मीर में इस चीज को भुगत रहे थे। उससे पहले भी हमने पाकिस्तान के जरिए वक्त वक्त पर होने वाली चाहे जंगें हो या और किसी तरह की दहशतगर्दाना हरकत तो हमने भुगता है। तो अमेरिका जैसों को बहुत लेट समझ में आया, कम से कम 18 साल पहले ये चीज अच्छे से समझ में आई। मैं आपके पास आना चाहूंगा एसके पांडे जी, इन 18 सालों में आपके हिसाब से दुनिया कितनी बदल गई? देखिए इमरान जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है और आप देखें कि एक सदी पूर्व में विवेकानंद जी जो भारत के हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि थे और उसी अमेरिका में गए और कहीं न कहीं सांस्कृतिक एकता का विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया। और आज ही के दिन उसी अमेरिका में कितना बड़ा 9/11 जिसपे आज हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं चर्चा करने के लिए, कितना महत्वपूर्ण विषय है और यह भी घटना उसी समय घटती है। तो 100 सालों के सफर में आप देखें कितना बड़ा परिवर्तन आता है कि एक व्यक्ति सांस्कृतिक एकता और विश्व में धर्म का प्रतिनिधि बन के जाता है, वहां पे शांति का संदेश देने
देने के लिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक हमले के द्वारा ताकत को चैलेंज दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब दर्द अपने ऊपर होता है, जब हमारे ऊपर विपदा आती है तो दर्द हमें होता है, तब तक हम दूसरे को दर्द को नहीं फील करते जब तक हमारे ऊपर स्वयं ना आए। और अमेरिका को 2001 में जो ये इस घटना के द्वारा आतंकवादी हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो ये रियलाइज करा वहां के जो आतंकवादी संगठन थे। तो उसके बाद आप देखिए 18 साल में अमेरिका ने भी स्वयं को मजबूत किया और स्वयं को भी जो चुनौतियां आई, जो परिस्थितियां ग्लोबल तरीके से, कहीं ना कहीं कल भी आप देखें कि पूर्व संध्या पर 9/11 की बरसी के उन्होंने 11 आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों को घोषित किया है, जिसमें पाकिस्तान के भी है, अमेरिका के भी है, और भी जो विश्व के आतंकवादी प्रधान देश है सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व है, सबको उन्होंने बैन किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आया है। कहीं ना कहीं हम अब धीरे धीरे अमन चैन समाज में आ रहा है और लोग अपने अपने नए जीवन को अपनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। हाँ। जी, लेकिन शिवम, क्या इसके बाद भी चीजें और ज्यादा मुश्किल नहीं हुई? अमेरिका अफगानिस्तान में आया, अमेरिका इराक पहुंच गया, और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि मुस्लिम वर्ल्ड, मैं सीधे तौर पर कहूंगा, ये जो मुबैना जिहाद है, नाम नेहाद जिहाद है, कहीं ना कहीं उसके नाम पर एक होने की कोशिश हुई। हालांकि बाद में सऊदी अरब और बाकी ताकतें अमेरिका के साथ ही रहीं, वो शुरू से भी थी और आगे भी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उनकी गोद में आई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने लगे, मुतासिर होने लगे। अगर वहां पर ये काम खड़ा हुआ तो उनको भी इसका सामना करना पड़ा, उनको भी इसका शिकार होना पड़ा। तो मुस्लिम वर्ल्ड ने भी देखा कि वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है, वो भी जब खुद इसकी आवाज उठाया करते थे तो कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए इमरान जी, जहां तक बात आतंकवाद की है, ये एक दोधारी तलवार है। जो उसको चलाने वाला है मरता वो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को खुद देख लीजिए, अटैक उन पर भी हुए हैं, लेकिन ये है कि वो इसको चलाने से बाज नहीं आते। ये एक अपना ऑप्शनल जो उनकी ताकत है इसको दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया को अलग अलग तरीके से। जहां तक बात यूनाइटेड स्टेट्स की है, 9/11 से पहले हिंदुस्तान, जैसा कि आपने कहा, 90s से इस इश्यूज को हमेशा उठाता रहा है और हर जगह हमने उठाने की कोशिश की, लेकिन एक ही जवाब होता पंजाब में भी 10 साल की दहशतगर्दी झेली। जी, पंजाब में तो हालत ये थी कि करीब वहां के जो उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनको 6 महीने नजरबंद रखा गया। हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब भी हमने इसको वैश्विक स्तर पर उठाने की कोशिश की, ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें यही संदेश आता था कि ये इनका एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, और बात उल्टा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हिंदुस्तान में होनी शुरू हो जाती थी। चरमपंथी हैं वो, कभी भी किसी भी देश, हम लोग गुहार लगाया करते थे इन ताकतों के सामने, ये दहशतगर्द हैं, तो कभी भी उनका मीडिया और जो ऑफिशियली बात होती थी, ये तमाम चरमपंथी हैं। जब अमेरिका ने भुगता तब वो दहशतगर्द भुगतने के बाद जो देखिए ना, उन्होंने क्या नहीं किया, कितने ऑपरेशंस किए, स्लीपर सेल्स से लेके और तमाम, और जब उसामा बिन लादेन को मारने गए तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को तो उन्होंने बिल्कुल ही ताक पे रख दिया। जब हिंदुस्तान बात करता था कश्मीर की, तो हमेशा कहते थे कि नहीं, इसमें हिंदुस्तान सरकार की भी कहीं ना कहीं फेलियर है या फिर बहुत सारी चीजें थी। मैं कहता हूं इस डेट ने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक चीज दिखाई कि आतंकवाद जैसी कोई चीज है जिसको हम हमेशा से कहते आए हैं, और जोर शोर से हमने अपनी बात उठाई कि ये परेशानी हम बहुत समय से झेल रहे हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय नजर होना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने खुद ये बर्दाश्त किया, और आज तो हालात ये हैं कि अब तो कहां अटैक नहीं होते, अब तो हर जगह अटैक्स होते हैं और हर जगह उनको पता चलता है, चाहे वो न्यूजीलैंड उठा लीजिए, जर्मनी, हर जगह अटैक्स हैं। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हाँ, आतंकवाद एक बड़ा इशू है। लेकिन हाँ, एक अलार्मिंग सिचुएशन जो आई वो 9/11 के बाद ही आई। उसके बाद उन्हें लगा कि वाकई ही एक रियल थ्रेट है। उसके बाद जहां तक मुस्लिम मुल्कों से उनकी रिश्तेदारी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डिफेंस में उनको एक बहुत बड़ा फायदा इससे पहुंचा है। जिस तरह से हथियारों में बेचने की जो उनकी एक प्रणाली थी, उसमें उनको बहुत फायदा उससे पहुंचा भी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लास्ट में देखें तो उनको भी ये लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है। और आज चाहे यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए, हर जगह उन्होंने इस बात को उठाया है और आगे रखा है और प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। मुझे लगता है कि आज सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, हिंदुस्तान और इस देश के, इस दुनिया के जितने भी देश हैं, सबको पता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे वो कोई और कंट्रीज हो, क्रिश्चियन कंट्रीज हो, टेररिज्म एक ऐसी थ्रेट है, ये जो थ्रेट है ये इंसानियत के लिए है। आप इसको धर्म से मत जोड़िए, जाहिर बात है, लेकिन इतना जरूर है, आप उन लोगों को स्पॉट कीजिए, उन चीजों को जो भी वो एक असामाजिक तत्व है उनको स्पॉट कीजिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप एक यूनिफाई सिचुएशन में होंगे तो एटलीस्ट तभी आप इसका सामना कर पाएंगे। अगर दो तरफा राजनीति आप इस पे या दो राहें अपनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी कंट्री इसको इग्नोर करेगी उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका ने खुद इस संगठन को
इस तंजीम को खड़ा किया था, किसके खिलाफ खड़ा किया था, वो भी लोग जानते हैं। उसके बाद वही सबसे बड़े तौर पर उससे मुतासिर हुआ और फिर कसम खाई अमेरिका ने कि जिंदा या मुर्दा उसको ढूंढ कर लाएंगे, पकड़ कर लाएंगे या जैसे भी लाएंगे। और फिर कहां मिलता है ये भी तारीख है, 2011 में कहां मिलता है। सोचिए ओसामा बिन लादेन कहां मिला, रमेश ठाकुर जी पड़ोस में हमारे मिला, वो उस मुल्क में मिला जो अपने आप को दहशतगर्दी से बार बार सबसे ज्यादा मुतासिर बताता, कहता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ वो तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द उनके यहां आ रहे हैं। लेकिन मिलता ओसामा बिन लादेन किनके घर है, उन्हीं के घर छुपाए बैठे हुए थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना, सांप को जब हम दूध पिलाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को काटे, वो आपको भी काट सकता है। वही उनके साथ में हुआ। अमेरिका, आपने शुरुआत में कहा कि अमेरिका कभी सोचता ही नहीं था कि इतना बड़ा अटैक हमारे ऊपर हो सकता है, लेकिन जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सारे परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गए। लेकिन इस अटैक से एक फायदा हुआ, वो फायदा ये हुआ, अटैक तो होते रहते, चाहे इंडिया हो चाहे दूसरी कंट्री होते, सब में होते रहते, लेकिन इसके बाद से जितनी बड़ी समूचे पूरे संसार की अगर बात हम करें तो सुरक्षा को लेके एक नया पहलू जुड़ गया। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जितना भी घेरा होता है एयर का, वहां से कोई भी प्लेन नहीं जा सकता था, उसके बाद ही शुरू करा गया। चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्रियां हो, इनके जहां बड़े बड़े चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर लो, चाहे फिर श्रीलंका की संसद की बात कर लो, तो एक एयर स्पेस बनाया गया कि यहां पे किसी भी तरीके का कोई जहाज, कोई एयर इसके सामने से नहीं गुजरेगा, क्योंकि इस तरह की घटना ना हो पाए। अब सबसे बड़ी बात है, जब ये घटना होती है, घटना के बाद अमेरिका को ये ठीक से पता चल जाता है कि हम जब दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो कभी अंधेरे में उस खड्डे में हम भी गिर सकते हैं। उन्होंने सद्दाम हुसैन के लिए जिस तरीके से चारों तरफ से उनको बांधने की कोशिश करी, लेकिन सद्दाम हुसैन का भी एक एंड तक यही था कि अगर मुझे मौका मिल गया मैं अमेरिका को सबक सिखाऊंगा। अब खैर उनकी चीजें कुछ और हो गई, वही शिकंजे में आ गए। सद्दाम हुसैन की अगर बात ना करें, उसके बाद में जब ओसामा बिन लादेन को इन्होंने जिस तरीके से पाला और जब उनकी कृतियों के खिलाफ उनको लगा कि मुझे अब अटैक करना चाहिए, चाहे 19 दहशतगर्द उनके थे किसी और के थे, उन्होंने जब अटैक करा और जो वहां से भागे, उसके बाद एक नई चीजें स्टार्ट हो गई कि अब अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। लेकिन उनकी एफबीआई को हमें दाद देनी पड़ेगी। 16 दिन के अंदर उन्होंने सब चीजों को आइडेंटिफाई कर दिया कि दहशतगर्द कहां से आए थे, उनकी प्लानिंग कैसी थी, और उन्होंने एक नया इजाद करा था एक आतंक को फैलाने का कि बड़ी हम बिल्डिंग को हम लोग टारगेट करेंगे। उन्होंने वैसे ही टारगेट करा। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब के पास आ जाऊंगा। संजय कुलकर्णी साहब, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हम तमाम तरह से पढ़ते भी रहे हैं, एक पूरी पीढ़ी पढ़ रही है। मुस्लिम वर्ल्ड ने इसमें अपने आप को विक्टिम दिखाया। उसने कहा कि इसमें हम कहीं ना कहीं फंसे क्योंकि हमको सबसे ज्यादा इसके बाद झेलना पड़ा। और ये हुआ भी भाई, तफ्तीशी एजेंसियों ने भी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया का रुख एक मुस्लिम वर्ल्ड के तय हुआ, कहीं ना कहीं शक की नजरों से देखा जाने लगा, तो वो भी एक इतिहास है, वो भी एक तारीख है और उसके असरात आज तक मुरत्तब है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बार बार कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड के जरिए या बहुत पैमाने पर फैलाया जाता है कि ये तो अमेरिका की अपनी साजिश थी या ये मोसाद की साजिश थी, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश थी, इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि ऐसे ही जब बढ़ते हैं आगे तो हम देखते हैं जब ये बगदादी खड़ा हुआ तो वहां तक तो मुस्लिम वर्ल्ड उसकी तारीफ करता रहा जब तक वो शियों की पिटाई करता रहा, लेकिन जैसे ही उनको लगने लगा कि इराक ने और ईरान ने जब बगदादी को कंट्रोल में करने के लिए अपनी ताकत लगाई तो मुस्लिम वर्ल्ड दूसरा हिस्सा कहने लगा कि नहीं जी, ये तो आतंकवादी, ये तो दहशतगर्द है, वरना उसकी तारीफ के कसीदे भी पढ़े जाते थे एक बड़े हिस्से के जरिए। कैसे देखें? ये से है कि अगर हम इसको बड़े स्वरूप में देखें तो आप देखेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक तरीके से सुन्नी का प्रभाव जो है एक तरीके से धीरे धीरे ज्यादा है। अब ईरान देखिएगा कि शिया है, अब उधर का प्रभाव जो है सीरिया, इराक, सद्दाम हुसैन, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये और अमेरिकन इंटरेस्ट, उससे पहले
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उससे पहले यूके इंटरेस्ट। ये क्यों है? ये है सारा तेल, ये जो ऑयल है, दिस इज व्हाट विल मेक द वर्ल्ड रन। तेल के बिना तो कुछ नहीं होएगा, उस वक्त तक ये सोच थी। अब उसके ऊपर कंट्रोल अगर पाना है तो अमेरिका के पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन, नाउ रशिया, इनके पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं। और ऑयल रिजर्व्स कहां देखे गए हैं 1900 के बाद? मिडिल ईस्ट में। अब ये मिडिल ईस्ट में जो ऑयल रिजर्व्स देखे गए हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि उनके पास ऑयल, इनको किसने पता किया है? ये अमेरिकन और यूरोपियंस ने। जब तक कि ये ऑयल है, जब तक ये पूरी स्थिति है ऑयल और कुछ नहीं है, अब इसको कौन कंट्रोल मतलब करेगा? जिस दिन इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारें पूरी दुनिया में फैल गई, अब आएंगी, ये गाड़ियां सोलर फैल आएगा, गई, उस दिन ये इलेक्ट्रिक सारा कुछ खत्म हो जाएगा आपके मुताबिक? या सोलर या इलेक्ट्रिक से चलने वाली? इमरान, आपको आश्चर्य होगा, आ सकती है, पर जितना सस्ता तेल के ऊपर जो गाड़ी चलती है वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी नहीं चल पाएगी आज के जमाने। उसके बाद बात अलग है, सोलर एनर्जी भी है, पर इतना आसान नहीं है उसको टैप करना, उसको एक्सप्लॉइट करना। लेकिन जब हम इस तरह का ख्याल देखते हैं, आपको ये सोच करके मैं अगर बताऊं, पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी पूरा, उस आर्मी की पूरा मुल्क है। सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा देश है जिसके परिवार के लिए पूरा देश है। मतलब सऊदी अरेबिया एक परिवार, पूरा देश उनका। जी। पाकिस्तान पूरा देश, आर्मी उसकी पूरा देश है। सऊदी अरेबिया को के जो प्रिंसली फैमिली है उनको कौन देखभाल कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ब्रिगेड है वो सऊदी अरेबिया के किंग को पूरा प्रोटेक्ट करती है। उनके जो पुराने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो कहां है? कोएलिशन फोर्सेस ऑफ द मिडिल ईस्ट के आज चीफ बनकर बैठे हुए हैं, शरीफ। तो अगर आप इस तरह का जब देखते हैं तो लगता है कि यस, कोई ना कोई जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है ऑयल। अब इस सब को मद्देनजर रखते हुए, अब जब लोगों का रहने का स्तर बड़ा हुआ, लोग आगे जाने लगे, तब ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, यहां पे अब उनको लगा कि हमें कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। रिसोर्सेज हमारे हैं और उसके ऊपर कब्जा किसी और का है। और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसके कारण ये सब हो रहा है। और अभी ही नहीं, अगर आप हिस्ट्री में भी जाए, आप देखेंगे कि रिलीजियस वॉर्स हुए हैं, ये हमेशा होली वॉर्स रहे हैं। ये क्यों हुआ है? इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दोनों जो है क्या कहते हैं? एक ही है ना। इस्लाम कब आया है? जब उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है, या उससे पहले ज्यूडिज्म है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम है। ये सब सेमेटिक मजहब है। हाँ, अब जब आते हैं, जब इस तरह के रिलीजन आते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये हम लास्ट हैं। प्रॉफेट मोहम्मद क्या कहते हैं? ही इज द लास्ट वन। और इसको जो भी हमने लिखा है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये जो क्लैश है और ये जो नॉर्मल है, ये होएगा। मतलब बहुत सारी चीजें इसके पीछे, मतलब मजहबी वजूहात भी हैं, तारीखी वजूहात भी हैं, और ऑयल का फैक्टर भी है। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजों ने इकट्ठा काम किया और कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया मुतासिर होती चली गई, और आज भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। ये चीजें अगर हम देखें तो थमी भी नहीं है। मैं इस पर और बात करूंगा तफसील से, एक छोटा सा वक्फा हमें यहां पर लेना होगा। इस चर्चा को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किसी मजहब के या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये उस दौर को याद करने की कोशिश है जिसके बाद दुनिया पर बहुत सारी चीजें बदली और दुनिया ने एक नए तरीके से चीजों को सोचना शुरू किया। इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो।